एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको शायद इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाए, या फिर अगर हम बात करें पिछले जितने भी ईयर्स में आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में से, जो भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही बेटा आपको अपकमिंग ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो एक बार जल्दी से फायर इमोजीज बना देंगे चैट बॉक्स में, एक बार रेड हार्ट छोड़ देंगे और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे सब फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार दिवाली तो है बॉस, बट हम पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम 4 से 5 दिन बेटा वेस्ट कर देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सो वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, आपके नंबर्स को इफेक्ट करेगा जब आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या CUT एग्जाम की बात करें। क्योंकि बोथ द एग्जाम्स में बेटा ये वाला चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। सो फटफट से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन। Plot a graph showing the variation of de Broglie wavelength lambda associated with a charged particle of mass m versus 1 upon under root v, where v is the potential difference through which the particle is accelerated. How does this graph gives us the information regarding the magnitude of the charge of the particle? इस टाइप के क्वेश्चंस जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और बच्चा यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस की बात आती है। बट हम देखना यार एकदम मक्खन मलाई जैसे क्रिस्टल क्लियर करते जाएंगे सब क्वेश्चंस को। अगर आपको याद हो डी ब्रॉय का वेवलेंथ बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, जिसमें हमने डिवाइडेड बाय बेटा पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल फर्दर सब्स्टिट्यूट किया था। बट इधर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, आपको पूछा गया है ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड 1 अपॉन अंडर रूट वी, नॉट अंडर रूट वी। सो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो बेटा आपके पास लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी। अब ये है बहुत क्रूशियल स्टेप। अगर आपको ग्राफ पूछा होता लैम्डा और अंडर रूट वी का, है ना, लैम्डा और अंडर रूट वी का, तो बेटा आपके पास ग्राफ बनता इस तरीके का, फॉलिंग ग्राफ बनता है ना। अगर अंडर रूट वी से इसका पूछा होता बेटा कि क्या रिलेशन रह रहा है, तो आपको पता है जैसे जैसे अंडर रूट वी बढ़ेगा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इट विल बी, दिस विल बी फॉलिंग कर्व। बट आपको यहाँ पे पूछा गया है लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट वी, है ना, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी का कर्व। तो बेटा ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बढ़ेगा, आपके पास लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। अब अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को थोड़ा सा बेटा एनालाइज करना चाहूँ, तो क्या मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ, तो बेटा कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सो इंटरसेप्ट की वैल्यू तो 0 है, इंटरसेप्ट की वैल्यू तो 0 है। बट अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप की वैल्यू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m q के बराबर है। बेटा अगर मैं बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनेंगे। अगर मैं बोथ द साइड्स क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, तो बेटा स्लोप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू क्यू आ गया। यहाँ से q किसके बराबर आ गया, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू स्लोप का स्क्वायर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपको पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल के बारे में आप बताइए। अगर हम यहाँ पे q की बात करें, q इज इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m s का स्क्वायर। अब बेटा h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। सो अगर अब हम बात कर रहे हैं q की, वो स्लोप पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है स्लोप के स्क्वायर पर। ठीक है, मैंने यहाँ बोथ द साइड स्क्वायरिंग करी है, बोथ द साइड स्क्वायरिंग करिए, तभी आपके पास स्लोप का स्क्वायर है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखना चाहें, तो जैसे जैसे बेटा आपके पास स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी चार्ज की वैल्यू कम होगी। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसको सही से क्रैक किया होगा। अगर नहीं भी किया, अगर आपको समझ में नहीं भी आया था क्वेश्चन पढ़ के, तो अब शायद से आपको एकदम ये सीसी हो गया होगा। सो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने बेटा यहाँ पर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक ग्राफ दिया गया है, 3 फ्रीक्वेंसीज पर कर्व दिया हुआ है μ1 μ2 एंड μ3। आपको पूछा जा रहा है बेटा फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर द 3 कर्व्स। इन तीनों कर्व्स के लिए कौन सा फिजिकल पैरामीटर को हमने फिक्स कर रखा है, बोलिए सोच के बताइए। जब आपके पास करंट की वैल्यू सेम आ रही है, आप देखिए ध्यान से, सैचुरेशन करंट इज सेम, सैचुरेशन करंट क्या है, सेम है। सैचुरेशन करंट बेटा सेम होने का मतलब आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, इंटेंसिटी विल बी सेम, ठीक है। इंटेंसिटी इन तीनों के केस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर बी पार्ट में आपसे पूछा गया है विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग μ1 μ2 एंड μ3। अब मैंने आपको जब इस चैप्टर का थ्योरी करवाया था एज वेल एज फॉर्मूला शीट बनवाया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जिस भी फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हम बात करें μ1 μ2 एंड μ3 में से, अगर आप यहाँ पर देखिए बेटा कर्व में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 2 और 3 को, ये देखो फर्स्ट को ये कर्व रिप्रेजेंट करे, सेकंड को ये कर्व, थर्ड को ये कर्व, तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट कर्व इज मैक्सिमम, यानी कि यहाँ वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकने के लिए हमको मैक्सिमम पोटेंशियल लेकर जाना पड़ रहा है नेगेटिव में। सो इस केस में बेटा जो μ1 होगा दैट विल बी हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। μ1 क्या रहेगा आपके पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रह चुका है, मैक्सिमम रह चुका है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, मैक्सिमम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सो विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग μ1 μ2 एंड μ3, द आंसर विल बी μ1 will be highest and μ3 will be lowest. I hope the concepts are becoming CC. अगर आप enjoy कर रहे हैं तो सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बेटा कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The variation of the stopping potential with the frequency mu of the light incident on the 2 different photosensitive surfaces M1 and M2 is shown in the figure. Okay. Identify the surface which has the greatest value of the work function. Work function किसका ज़्यादा रहता है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है। हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, बट बेटा ये कहानी कब शुरू होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर की यही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों कर्व्स को बेटा कंपेयर करें M1 और M2 में से, M2 कर्व ऐसा है जो ज़्यादा ड्रामे मार रहा है यार, एकदम एटीट्यूड में है कि अभी तो मुझे और एनर्जी दोगे तब मैं अपने फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजूंगा, बाहर आकर वो फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। सो अगर M1 एंड M2 में से बात करें, आपको पता करना था वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है। बेटा M2 का वर्क फंक्शन इज ग्रेटर, ठीक है। वर्क फंक्शन होता है आपके पास h इंटू μ0, और बेटा आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सो आपके पास वर्क फंक्शन बेटा किसका ज्यादा हो जाएगा, M2 का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। M2 का वर्क फंक्शन इज ग्रेटर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, इन अ प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted photo electrons from a metal versus the frequency of the incident radiation gives the straight line whose slope के बारे में आपसे पूछा गया। अब कर्व कौन सा था बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, राइट डाउन द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू माइनस ऑफ h म्यू नॉट। सो इस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। तो बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप विल बी इक्वल्स टू h। अब बेटा जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो थोड़ी किसी की सुनता है। जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो थोड़ी किसी की सुनता है, वो तो सब मेटल्स के लिए सेम रहता है और वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ डज द फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेटा 2 मार्क्स का पूछा गया था, 2 मार्कर क्वेश्चन है। अब
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो कि जो आइंस्टाइन जी थे ना कि वो सपोर्ट में थे किसके बेटा, लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट की पार्टिकल नेचर के। अब वो चाहते थे कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो सब माने और लाइट का वेव नेचर कोई भी ना माने, तो उन्होंने एक कंडीशन दिया कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना जरा वेव नेचर से एक्सप्लेन करके बताइए। आप इमेजिन कीजिए अगर कोई मेटल सरफेस है, आई एम गोइंग टू इरेज इट, ध्यान से सुनिएगा एक बार। अगर कोई मेटल सरफेस है और इसके ऊपर लेट सपोज लाइट फॉल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो बेटा वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है लाइट, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट में अगर मैं मान के चल रही हूँ लाइट की इंटरैक्शन आई एम गोइंग टू स्टडी, सो बेटा जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ पर फॉल होगा तो इसको इंटरैक्शन करने में टाइम लगेगा, मेटल सरफेस के साथ। तो देयर विल बी सम टाइम लैग बिटवीन द लाइट फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, अगर वेव नेचर होता। बट हमने ये देखा कि कोई टाइम गैप है ही नहीं, जैसे ही लाइट जा रही है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, यानी कि 1 to 1 बेटा आपके पास एक फोटोन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया। सो वेव थ्योरी कहती थी कि देयर विल बी टाइम लैग, पार्टिकल थ्योरी कहती थी कोई टाइम लैग नहीं होगा, वेव थ्योरी कहती थी कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आपके पास एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। बट हमें पता है जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। सो वेव थ्योरी बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? द मेजर पॉइंट इज कि मैम हमको लिखना कैसे है, हम मैम समझ तो गए हैं बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट इन एग्जाम। सो आपको इस तरीके से बेटा इसको लिखना पड़ेगा। When light is incident on the metal surface, it spreads evenly all over the metal surface and it cannot explain the instantaneous emission of the फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पर तो वो इवनली स्प्रेड हो रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस बेटा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द वेव nature of radiation, it is continuous and follow the principle of superposition, hence it cannot explain the existence of the threshold frequency। बेटा threshold frequency के बारे में जो wave nature थी वो explain कर ही नहीं पाई थी। wave nature cannot explain the fact of the kinetic energy of the emitted electrons is independent of the intensity of the radiation and depends upon the frequency। कहने का अर्थ ये है कि जो wave nature थी बेटा वो ये explain नहीं कर पाई थी कि electrons जो बाहर निकल रहे हैं उनका जो kinetic energy है that is depending upon फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। क्योंकि वेव नेचर में ना बेटा ऐसा याद रखना, इंटेंसिटी के ऊपर फुल ऑन जोर रहता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पर फुल ऑन जोर रहता है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। बट हमको तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट रहती है। किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? बोलो बोलो बोलो, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फोटोन पिक्चर ऑफ रेडिएशन, photons are discrete packet of energy and energy depends upon frequency, hence the emission of frequency of the incident light is above the value, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद ही बेटा आपके पास प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर आपके पास जो लाइट है वो क्या नेचर रख रही है बेटा, सोच के देखो। अगर आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर का आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर ही नहीं होगा। सो वेव नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये किसने एक्सप्लेन किया था? पार्टिकल नेचर ने किया था। वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। आप टाइम लैग वाला भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करना आया था। अब छोटी छोटी चीजें बेटा जो प्रूव करनी आती है ना, जरूरी नहीं कि वो सब डेरिवेशंस हमने करी होंगी, कुछ कुछ बेसिक ऐसा दिमाग वाली डेरिवेशंस भी होती हैं। क्या पूछ रहे हैं इसमें? अ फोटोन एंड अ प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक फोटोन था, एक प्रोटोन था, दोनों का वेवलेंथ बराबर था। ओके, प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन का जो एनर्जी है वो इतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या है? प्रोटोन है। बेटा प्रोटोन के केस में मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ से लैम्डा का फॉर्मूला लिख दूं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ फटाफट से, बोलो जी बोलो जी बोलो जी। फोटोन के केस में सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बेटा आपके पास देखो सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन का जो एनर्जी है वो इतने टाइम्स ऑफ प्रोटोन का एनर्जी है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखने चलूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखने चलूं तो हाफ एम वी का स्क्वायर होता है।
अगर मैं इसको ऊपर नीचे बेटा मास के साथ मल्टीप्लाई और मास के साथ डिवाइड कर दूं, सो इट विल बी हाफ m² v² डिवाइडेड बाय m। फर्दर हम एनर्जी को किस तरीके से लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट एनर्जी? बोलो हाउ कैन वी राइट एनर्जी? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। सोचो 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 सोचो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बोलूँ बेटा, हम एनर्जी को hc/λ लिख सकते हैं। आई कैन राइट, बोलिए आई कैन राइट। फोटोन के केस में बेटा एनर्जी hc/λ हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से बेटा हम एनर्जी को अगर hc/λ लिख रहे हैं, फर्दर हम यहाँ पर एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू को मैं या रुको, देखो वाइस वर्सा केस है, दोनों का लैम्डा बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन निकाल लिया है हमने, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकल के आया। बट अब मैं अगर इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ, लेट सपोज आई वांट टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, बेटा क्या मैं एनर्जी को hc/λ भी लिख सकती हूँ इस केस में? बोलो, क्या मैं एनर्जी को hc/λ भी लिख सकती हूँ? सो कैन आई कंपेयर विथ hc/λ इज इक्वल्स टू हाफ m² v² बाय m? बोलो, कैन आई कंपेयर इट विद hc/λ इज इक्वल्स टू हाफ m² v² बाय m? राइट, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बताइए फटाफट से। ई के आ गया आपके पास ये, ठीक है, ई के आ गया आपके पास ये। फर्दर बेटा मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, या मैं एक चीज और करना चाहूंगी, ज्यादा सिंपल रहेगा। देखो सिंपली बेटा E इज इक्वल्स टू h/p होता है, या रुको, ये एक फॉर्मूला। और बेटा फर्दर अगर मैं मोमेंटम को लिखना चाहूँ तो मैं h/λ से डिनोट कर सकती हूँ। लैम्डा बेटा यहाँ से h डिवाइडेड बाय m इंटू v के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ से mv की वैल्यू निकालूं तो वो h/λ आ जाएगी। बोलो, अब अगर मैं m इंटू v को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ h और लैम्डा की टर्म्स में, तो कैन आई राइट हाफ m इंटू v की जगह बेटा h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर m। दिस इज व्हाट? दिस इज e की वैल्यू। e की वैल्यू कितनी आई? हाफ h का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर m, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सारी की सारी किसकी? प्रोटॉन की, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन। फोटोन का एनर्जी ये है, बोलो फोटोन का एनर्जी ये है hc/λ। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं, अरे भाई कीप 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 कीप, क्यों हट गया ये? एक मिनट रुकें, चलिए। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं ये रिलेशन, दैट प्रूव दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज दिस टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इतना निकल के आया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहती हूँ, सो बेटा मैं इतने टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन करूंगी तो मेरे पास hc/λ आना चाहिए। करके दिखा दीजिए, ठीक है। आप सिंपली क्या करिए, 2m λc इंटू h इंटू बेटा क्या कर दीजिए, प्रोटॉन का जो एनर्जी आया, h से h चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा, m से m चला जाएगा। सो आपके पास आंसर आ गया hc/λ विच इज एनर्जी ऑफ व्हाट? विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन, हेंस प्रूव्ड। मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपको दोबारा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन हमने पढ़ रखा था, E इज इक्वल्स टू h इंटू म्यू के बराबर है। म्यू को हमने फर्दर क्या डाला था? c/λ डाल दिया था।
अब प्रोटॉन के केस में अगर हम इसी चीज को समझे, इफ वी अंडरस्टैंड इट इन द टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, सो बेटा प्रोटॉन के केस में आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी, एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर होती है। फर्दर बेटा हम अगर इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देंगे तो हाफ m² v² बाय m के बराबर आ गई। अब एनर्जी हाफ m² v² बाय m के अगर बराबर आ गई तो बेटा मैंने ना यहाँ पे डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज किया और वहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू h बटा p से p को बेटा क्या डाल दिया, m इंटू v डाल दिया। यहां से मैंने m इंटू v का फॉर्मूला सॉल्व करके h बाय लैम्डा डाला और यहाँ पर फोटोन को यहाँ पे मैं प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जब लिखी तो h² डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा स्क्वायर m के बराबर आ गया। अब मुझे प्रूफ करना था कि जो फोटोन का एनर्जी है वो दिस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है। मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा किससे, इस टर्म के साथ। सो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, hc बटा लैम्डा, विच इज एनर्जी ऑफ व्हाट, विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ऐसा लग सकता है कि ये मैम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, बट आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, फोटोन hc बटा लैम्डा, और जब प्रोटॉन की बात हो रही है तो हम काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट होंगे, बस सिंपल। एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अगर बाई चांस कोई डाउट है बैक करके दोबारा देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 विद द फ्रीक्वेंसी म्यू with the incident radiation for the two photosensitive metals P and Q, which metal has the smaller threshold wavelength, justify your answer। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आराम से सुनने की कोशिश करना बेटा। जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं P की और Q की बात करूं बेटा, जो P का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो Q के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। ठीक है, ये हमको देखने में भी समझ में आ रहा है। कहानी P की जल्दी शुरू हो रही है एज कंपेरेटिव टू Q, तो फ्रीक्वेंसी जो P का है वो कम है, Q का ज्यादा है। अगर मैं लैम्डा की टर्म्स में बात करूं, लैम्डा नॉट Q नॉट विल बी लेस देन लैम्डा नॉट P। यानी कि बेटा इस केस में आप अगर लैम्डा को कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर लैम्डा किसका आएगा, आपके पास Q का आएगा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर हम Q की बात करें तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। सो बेटा इस केस में हम क्या लिखेंगे कि आपके पास Q का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट उसका जो क्रिटिकल वेवलेंथ होगा वो कम होगा। आपको पूछा गया था स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, क्रिटिकल वेवलेंथ ही होता है। सो द आंसर विल बी Q। ठीक है, Q का यहाँ पर स्मॉलर वेवलेंथ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर the ratio of the accelerating potential required to accelerate a proton and an alpha particle to have the same de Broglie wavelength associated with them। अब de Broglie wavelength सेम है, बोलो de Broglie wavelength सेम है, आपको रेशियो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से निकालना है। बेटा लैम्डा का जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m/q इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कोई तो डाला है, q इनटू पोटेंशियल। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, प्रोटॉन का फॉर्मूला कंपेयर कर लीजिए बेटा किसके साथ, अल्फा पार्टिकल के साथ। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन के केस में बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल के केस में 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल फॉर द अल्फा पार्टिकल। अब आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो बताना है प्रोटॉन इज टू अल्फा पार्टिकल का। सो यानी कि आपको Vp बाई V अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर दूंगी तो बेटा h का स्क्वायर से h का स्क्वायर गया, जब अंडर रूट हट जाएगा 2 के साथ 2 चला जाएगा, तो अगर Vp बाई V अल्फा करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा m अल्फा Q अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा MP QP। अब मास ऑफ अल्फा और प्रोटॉन के बीच में क्या रिश्ता रहता है, प्रोटॉन के कितने गुना मास होता है अल्फा पार्टिकल का, 4। सो इट इज 4m, और चार्ज कितने गुना होता है अल्फा का बेटा, 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। सो इट इज 8:1। आंसर कितना आ जाएगा, 8:1। सो आई होप आपने इसको सही से सॉल्व किया है एंड यू आर एंजॉइंग टुडेज क्लास। आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, विच वन ऑफ द टू हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ de Broglie wavelength associated with it? Lesser momentum, justify your answer in the case. How is momentum of the particle related to its wavelength? Show the variation in graph.
3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा सोच के देखिए, अगर हम लैम्डा की बात करें, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू वी। बेटा अगर पोटेंशियल सेम है, h सेम है, 2 सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी सेम रहता है, मैग्नीट्यूड का फर्क रहता है बस, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट ऑफ m हो गया। अब मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। सो बेटा जो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन होगा वो कम हो जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो आपके पास फर्स्ट का आंसर मिल गया है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। बी पर आ जाइए। आपको बोल रहे हैं, सॉरी ये फर्स्ट था, अब सेकंड पर आ जाइए, बी पर फिर नेक्स्ट हम आते हैं अभी। अरे 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 सब डिलीट हो गया। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू वी था। आपके पास अगर v सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम रहती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में। सो इन दिस केस बेटा जो लैम्डा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कम होगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पे आ जाइए। अगर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, है ना, लेसर मोमेंटम पूछ रहे हैं, बेटा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी के बराबर होता है। बोलो, m इंटू वी के बराबर होता है। या फिर सिंपली हम लैम्डा इज इक्वल्स टू h बटा p लिखते हैं। h तो कांस्टेंट है, लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम कम होगा। यानी कि बेटा अगर हम प्रोटॉन के लैम्डा की बात करें, वो आपके पास क्या था? लेस था इलेक्ट्रॉन के लैम्डा से। सो बेटा मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कम होगा प्रोटॉन के मोमेंटम से। प्रोटॉन का मोमेंटम ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का मोमेंटम लार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम स्मॉल होगा। सो आपसे क्या पूछा गया था? लेसर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम किसका हो जाएगा? बोलो, लेसर मोमेंटम किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है, लेसर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। थर्ड, हाउ इज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड विद इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ, शो द वेरिएशन ऑन द ग्राफ। अब किस तरीके से लिंक्ड है हमको पता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या? पी। तो आप अगर लैम्डा वर्सेस पी को प्लॉट करते हैं तो बेटा आपके पास ये क्या आएगा? फॉलिंग कर्व आएगा। अगर मोमेंटम बढ़ेगा लैम्डा की वैल्यू कम होगी, मोमेंटम बढ़ेगा लैम्डा की वैल्यू कम होगी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th। आप क्वेश्चन नंबर 10th को देख करना बहुत सारे बच्चे ऐसा घबरा जाते हैं, अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस इसमें सिर्फ ये है कि जब आपके पास कर्व आ रहा है वी स्क्वायर मैक्सिमम और म्यू का, इसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। Just read the statement. When a given photosensitive material is irradiated यानी irritate नहीं किया गया है बेटा, ऐसा मत समझ लेना irritate किया गया है। irritated का मतलब उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई गई है। ठीक है, with the light of frequency mu, the maximum speed of the emitted photoelectrons equals to v square maximum. The graph shown in the figure gives a plot v square maximum varying with frequency mu. Obtain the expression for the Planck's constant. आपको पहले Planck's constant का एक्सप्रेशन निकालना है। बेटा अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का इक्वेशन क्या होता है? एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को बेटा हाफ एम वी मैक्सिमम के स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी मैक्सिमम का स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, सो इट विल बी एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट। अब वाई एक्सिस पर तो सिर्फ और सिर्फ वी मैक्सिमम का स्क्वायर है, तो बेटा हाफ और एम को इधर भेज दो। इस तरीके से लिख देंगे इक्वेशन। बोलो, अब इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। बेटा यहां से जो स्लोप आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? बोलो, 2h बटा m के बराबर आ रहा है। 2h बटा m के बराबर आ रहा है स्लोप। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से स्लोप निकालना चाहूं कर्व से, तो बेटा स्लोप क्या होता है? y डिवाइडेड बाई x की वैल्यू। y में आपके पास क्या आ रहा है? बोलो, y में आपके पास क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ। l आ रहा है और x एक्सिस में क्या है? n है। ऐसे कर्व का आप स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो बेटा l बाई n आ जाएगा, l बाई n आ जाएगा। तो ग्राफ के थ्रू अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो l m डिवाइडेड बाई 2 इंटू
n will be the value of Planck's constant. h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Lm डिवाइडेड बाय 2m, Lm डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, Lm डिवाइडेड बाय 2n will be the final answer. नेक्स्ट आ जाइए बी पार्ट पे, नेक्स्ट आ जाइए बी पार्ट पे. द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर L, n एंड मास m ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर आप ध्यान से कंपेयर करें बेटा इंटरसेप्ट को, अगर हम इंटरसेप्ट को कंपेयर करें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट कंसिडर करें, तो बेटा इंटरसेप्ट को हम इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अगर कंपेयर करें 2h म्यू नॉट डिवाइडेड बाय m. और अगर हम कर्व से इंटरसेप्ट देखें तो कर्व से इंटरसेप्ट किसके बराबर है, L के बराबर है. कर्व से इंटरसेप्ट किसके बराबर है, L के बराबर है. बेटा h इंटू म्यू नॉट आपके पास वर्क फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Lm डिवाइडेड बाय 2. बिकॉज वर्क फंक्शन कितना होता है आपके पास, वर्क फंक्शन कितना होता है आपके पास, h इंटू म्यू नॉट होता है. वर्क फंक्शन कितना होता है, h इंटू म्यू नॉट होता है. ठीक है, बोलिए ठीक है. आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द सेशन. नेक्स्ट आ जाइए, हाउ इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द प्लॉट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिटर्मिन कर सकते हैं. अब ये गलती मत करना बैठ जाना कि म्यू नॉट इज इक्वल्स टू Lm डिवाइडेड बाय 2h. अरे भाई मूर्खता वाली बात नहीं करनी है. अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर्व स्टार्ट कर रहा है, बोलो, डिपेंड करना v² मैक्सिमम के ऊपर, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर. बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, n. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कर्व कितना आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कर्व कितना आ गया, n के बराबर आ गया. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कर्व किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11. photons of energy 1 electron volt and 2 electron volt are successfully incident on the metallic surface of the work function 0.5 electron volt. बेटा जब तक सरफेस बदलता नहीं है वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है. आई होप आपको ये चीज पता है. वर्क फंक्शन की वैल्यू सिर्फ तब बदलेगी जब सरफेस बदलेगा. ओके, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस विल बी, बोलो, मोस्ट एनर्जेटिक अगर आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, h म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय h म्यू 2 माइनस ऑफ म्यू नॉट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो सेम ही रह रही है. अब बेटा यहां पर फोटोन्स कितनी एनर्जी के, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पर बेटा दोनों के केस में h इंटू म्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू तो 0.5 ही है, 0.5 ही है. बस इसका रेशियो ले लो, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पॉइंट से पॉइंट गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 विल बी द आंसर. सी विल बी द राइट ऑप्शन. सी आ जाएगा सही जवाब, सी आ जाएगा सही जवाब, सी आ जाएगा सही जवाब. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स. रहने दो भाई. फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बराबर है, आपको बताना है रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा. बेटा स्पीड अगर बराबर है तो लैम्डा h अपॉन mv के बराबर होता है. अगर प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन का हमें रेशियो निकालना है तो h डिवाइडेड बाय m प्रोटॉन इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन, है ना, जिसको मैं v ही लिख रही हूँ. स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू v से सब्स्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है, h डिवाइडेड बाय me इंटू v के बराबर हो जाएगा. अब बेटा जब इसका रेशियो लूंगे, me डिवाइडेड बाय mp के बराबर आ जाएगा. बोलो, me डिवाइडेड बाय mp के बराबर आ जाएगा. डू यू नो द रिलेशनशिप, डू यू नो क्या रहता है रिलेशन, डू यू नो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास कैसे रिलेटेड होता है, बताओ, पता है तुमको. प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से. कितने गुना भारी है, 1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोटॉन मास. me से me मस्त कटा बेटा, लैम्डा p बाय लैम्डा e की वैल्यू आ गई 1/1837. ठीक है,
आपको ये पता करनी थी डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा अगर स्पीड्स क्या है, बराबर है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted इज डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम λ1 to λ2। Deduce the expression of the threshold wavelength and the work function of the metal surface in the terms of λ1 and λ2। पहले एक बार मेटल सरफेस पर λ1 फॉल किया लाइट, तो काइनेटिक एनर्जी ke थी। फिर जब λ2 फॉल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो आपको रेशियो निकालना है ना, λ1 to λ2 का। अरे नहीं बुद्धू, ऐसा ही करते हो ना तुम, जब दो इक्वेशन बनती है मस्त उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल के खत्म करते हो कहानी। रेशियो नहीं निकालना है आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, यानी कि λ0 की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन लिखे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय λ1 माइनस hc डिवाइडेड बाय λ0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बेटा काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया है जब आपके पास λ1 की जगह क्या आ गया, λ2 आ गया। अब वर्क फंक्शन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वर्क फंक्शन रहेगा सेम, यानी कि hc बटा λ0 ही रहेगा। बोलो, अब करो दोनों इक्वेशन को डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, बोलो। जब आप 1 और 2 को डिवाइड करेंगे सो इधर आपके पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 hc λ1 hc λ0 hc λ2 माइनस hc λ0। अब बेटा कॉमन क्या ले सकते हैं, बोलो सोच के बताओ, कॉमन क्या ले सकते हैं हम। hc को कॉमन लेके कटम कटाई खत्म हो जाएगा। सो इट विल गिव यू 1/λ1 माइनस 1/λ0 डिवाइडेड बाय 1/λ2 माइनस 1/λ0। अब बेटा इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 1/λ2 माइनस 1/λ0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1/λ1 माइनस 1/λ0। ये रिलेशन आ गया। So 1/λ2 minus 1/λ0 is equals to 2/λ1 minus 2/λ0। ओके, सो अब 1/λ2 बेटा इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2/λ1 माइनस 2/λ2, जब उधर लेकर जाऊंगे तो प्लस 1/λ0। एलसीएम ले लो, λ0 माइनस 2 प्लस ऑफ 1 आ गया, इधर एलसीएम आएगा λ1 इंटू λ2, ऊपर λ1 आ जाएगा माइनस ऑफ 2/λ2 आ जाएगा। बेटा इधर जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/λ0 के बराबर आ जाएगा। बोलिए, माइनस ऑफ λ 1/λ0 के बराबर आ जाएगा। जब मैं अब यहाँ से λ0 को सॉल्व करने चलूँ तो बेटा λ0 को इधर ले आऊँ, बाकी सबको उधर लेकर जा रही हूँ। λ1 डिवाइडेड बाय λ2 डिवाइडेड बाय λ1 माइनस ऑफ 2λ2। अब साथ में क्या है बेटा, इसके एक नेगेटिव का साइन है, कहाँ से आया, जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दूँ। बोलो, इस नेगेटिव साइन को क्या मैं डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर सकती हूँ। तो बेटा 2λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, और λ1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। कहाँ लिखे इसको, इधर लिख दे। देखिए जब λ0 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी, λ1 इंटू λ2 डिवाइडेड बाय 2λ2 माइनस ऑफ λ1। ये आ गया λ0, ये आ गया λ0। वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, वर्क फंक्शन होता है आपके पास hc डिवाइडेड बाय λ0 के बराबर। सो वर्क फंक्शन आ जाएगा hc, λ0 डालोगे बेटा, λ1 λ2 2λ2 माइनस ऑफ λ1। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बेटा जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलो बोलो बोलो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो आपके पास ये डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि अगर इंटेंसिटी बेटा ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा 1 मार्कर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यही रेकमेंड करूंगी प्लीज कंफ्यूज मत होना यार,
प्लीज यार, आपके पास जब करंट की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी की बात आएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, बट जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी लिंक्ड होता है। क्या लिंक्ड होता है? फ्रीक्वेंसी लिंक्ड होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट वेयर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है, हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ऊपर की है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर होगा। द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी बेटा आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि आपके पास जो फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है एच म्यू, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं बेटा, किसमें? काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ वर्क फंक्शन में। सो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो पूछा गया है उसको आप कैसे लिखेंगे? एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट, और यू कैन राइट एच म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट। अब आप यहाँ पे बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या डालेंगे? एच म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, बट कोशिश कीजिए जब आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात की गई है तो आप उसको उसी के टर्म्स में आंसर लिखें। अगर लैम्डा और लैम्डा नॉट की टर्म्स में बात की गई होती तो काइनेटिक एनर्जी को उसके टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, दिस इज बिट नेचुरल है ना, जिसकी टर्म्स में बोला गया उसी की टर्म्स में लिखोगे ना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। फिगर शोज, बेटा यहाँ पे जो फिगर बनाई गई है वो शो कर रही है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का कर्व दे रखा। ओके, for the two metals A and B, lambda being the wavelength of the incident light, how is the value of the Planck's constant determined from the graph? अब V0 versus 1 by lambda का कर्व है। बात आती है कि मैम इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? आइंस्टाइन का जो बेसिक इक्वेशन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट, तो पता है, बट जब यहां पर बात हो रही है लैम्डा की, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बेटा हमको लैम्डा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को बेटा किसके इक्वल डालेंगे? चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच। म्यू की जगह बेटा क्या आ जाएगा? सी बटा लैम्डा, और म्यू नॉट की जगह आ जाएगा सी डिवाइड में लैम्डा नॉट। अब इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो बेटा इस ई को बोलो कि तुम जाके जरा नीचे रेस्ट वेस्ट कर लो यार, तुम यहाँ पर क्या ही करूंगी, तो ई को भेज दो नीचे। ई जब डिनोमिनेटर में आ गया तो इस वाली इक्वेशन को जरा कंपेयर कर लें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन के साथ। तो बेटा जब आप कंपेयर करेंगे आपको बोला गया हाउ इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमिन कैसे करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को? स्लोप से। बेटा स्लोप की वैल्यू कितनी है? स्लोप की वैल्यू कितनी है इस कर्व के अकॉर्डिंगली? एच सी बटा ई के बराबर है, यानी कि बेटा यहां से 1 बाय लैम्डा वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो कंपेयर करोगे तो ये हिस्सा क्या रह गया? स्लोप ही तो रह गया। तो बेटा आपके पास एच क्या आ जाएगा? स्लोप इंटू ई डिवाइडेड बाय सी। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका ए ऑप्शन या फिर ए पार्ट का आंसर। ठीक है, इजी है। जब भी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और आएगा, बता रहे हैं आपको, आएगा, पूछा जाएगा, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लीज ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कर जाइएगा। 2 से 3 कर्व हैं, इधर से नहीं तो इधर से पकड़ के, बेटा बस वही चीजें पूछते जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या ही टेंशन है बेटा। आपको एक बार पहली बेसिक इक्वेशन पता है, तोड़ मरोड़ कर बेटा आंसर ही तो लिखना है, और क्या करना है। ठीक है, बी पार्ट में पूछो, देखो क्या बोल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सर्फेस ऑफ द मेटल ए इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड द सर्फेस ऑफ द मेटल को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया है। लेट सपोज लाइट सोर्स था यहां पर, और बेटा आपके पास ये था कोई मेटल, पहले इनमें डिस्टेंस था इतना, फिर बेटा हमने क्या किया ना, हमने मेटल को इतने डिस्टेंस पर कर दिया, या फिर आप सिंपली बोले लाइट सोर्स का मेटल से डिस्टेंस क्या था? पहले अगर d था, बाद में d डैश कर दिया। बेटा d डैश इज ग्रेटर देन d। अब
दूर करने से, कॉमन सेंस की बात बताऊं, अब बेटा कोई टॉर्च जगाओ ना और उसको अपनी आंखों के बिल्कुल पास ले आओ, आंखें बेटा अंधी हो जाएंगी, है ना, एकदम अंधे हो जाओगे अगर आंखों में घुसा दोगे लाइट को। और वहीं अगर लाइट दूर चली जाए तो बेटा आंखों को कम चुभती है, याद करो, आंखों को कम चुभना मतलब इंटेंसिटी को डिक्रीज करना जब आप लाइट सोर्स को दूर कर रहे हैं। सो इस केस में आपके पास इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से, इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कब से फर्क पड़ने लगा? नहीं पड़ेगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई असर नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एकदम ढीठ है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा तब स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा। सो इस केस में बेटा हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल remains unaffected, remains unaffected because it does not depend upon intensity, ठीक है, because it does not depend upon इंटेंसिटी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ लैम्डा नॉट एंड म्यू नॉट आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, देन फॉर अ लाइट हैविंग द वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस इफ। यहां पे म्यू नॉट की जगह पहले तो म्यू आएगा, इसमें करेक्शन कर लो, और दूसरा बेटा याद करो, जब भी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होगा या नहीं होगा, तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसको ग्रेटर होना पड़ेगा बेटा किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, हाँ या ना, और लैम्डा को बेटा लेस होना पड़ेगा किससे, क्रिटिकल वेवलेंथ से, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए और बी दोनों करेक्ट थे ना, तो सी में हमारे को गिवन है बेटा बोथ ए एंड बी। अब बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कहां पे करते हैं पता है, यहाँ पे ए देख लेंगे, टक 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 आंसर बना के खत्म काम। फिर उसके बाद जब आएंगे ना पेपर को टैली करने के लिए, जब मैम के साथ बैठेंगे, मैम ये हम करके आए, मैम इतने मार्क्स बन रहे हैं, फिर पता चलता है कि हमने बी और सी ऑप्शन तो देखा ही नहीं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पेपर में डाले गए हैं, उनको पूरा एंड तक देखें और फिर सॉल्व करें, ठीक है, उनको पूरा एंड तक देखें और फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। शो ग्राफिकली हाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, बहुत ईजी है, कर्व बना देते हैं अभी, बट इतना याद करो बेटा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो डिपेंड करता था किस पे, फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का एनर्जी तो वो वर्क फंक्शन में लगा देगा, वो तो सेम ही रहेगी, प्लस बेटा कुछ अमाउंट का एनर्जी जो वर्क फंक्शन से ज्यादा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आता है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। काइनेटिक एनर्जी बेटा चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर रहता है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी इंक्रीज आएगा। सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ, मैंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया बेटा, सेम कर दिया, या फिर आप सिंपली बोल दीजिए फिक्स कर दिया। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रही हूँ, अगर मैं विबग्योर के हिसाब से चलूँ तो बेटा आर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। सो मैंने यहाँ पे म्यू1, म्यू2, म्यू3 तीन कलर्स ले लिए, लेट्स सपोज रेड ले लिया, ग्रीन ले लिया और वॉयलेट कलर ले लिया। तो बेटा यहाँ पे रेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यू1 को रिप्रेजेंट करेगा, और म्यू3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉयलेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी कि वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसके केस में बेटा आपके पास फोटोन का एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एंड यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। इंटेंसिटी सेम ही है तो सैचुरेशन करंट बेटा तीनों में सेम ही रहेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स की वैल्यू बदल जाएगी। सो दिस कर्व इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, एक्स एक्सिस पर एनोड पोटेंशियल है।
अगर हम इसी पोटेंशियल को नेगेटिव में लिखते हैं तो इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोला जाता है, नेगेटिव वैल्यूज को, और ये पर्टिकुलर वैल्यूज को बेटा क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली दैट पोटेंशियल जिसपे आपके इलेक्ट्रॉन की हो जाती है टाई टाई फिज, यानी कि वो क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही फेवरेट है जब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात आती है और वहां से आपको बेटा डेरिवेशन आनी है, तो एक ये, और दूसरा बेटा आपको पूछ सकते हैं बोहर्स की क्वांटाइजेशन वाली डेरिवेशन, ठीक है, वो मैंने आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर करवा दी है। एज इफ की अगर मैं बात करूं, मैंने फॉर्मूला शीट में भी उसको कवर करवाया था, तो वो मैंने वो वाला क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे पिछले वाले इस चैप्टर के 3 पार्ट्स को देख कर आए हैं, 4th पार्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर दैट आप उन पार्ट्स को भी कॉन्जिक्यूटिवली देखें, ठीक है। चलिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्टार्टिंग कहां से करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई डेरिवेशन आती है तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग को ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपको मार्क्स कभी भी फुल नहीं मिल सकते। सिर्फ एक्सप्रेशन लिख देने से मार्क्स फुल नहीं मिलते हैं, आपको प्रॉपरली स्टार्टिंग एंड एंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं यहां पर बेटा स्टार्टिंग में क्या लिखूंगी, लेट इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E be accelerated by potential V, ठीक है। लेट कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, उसको एक्सेलरेट किया गया है बेटा बाय पोटेंशियल V वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल V वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी gained by electron, काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। काइनेटिक एनर्जी जितना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ mv का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, E, पोटेंशियल कितना है V। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू E इंटू V। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को जरा सा मैं अगर चेंज कर दूं तो बेटा मेरे पास V की वैल्यू, V क्या है यहाँ पे, स्पीड है, V आ जाएगा 2 स्मॉल e इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय m होल का अंडर रूट, ठीक है, होल का अंडर रूट। ये आ गया मेरे पास क्या, स्पीड का वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना चाहती हूं किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा मैं क्या करूंगी, बेसिक फॉर्मूला क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बटा p, p की जगह में m इंटू v, v की जगह में बेटा मैं क्या ये सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2e कैपिटल V डिवाइडेड बाय m। अब अगर मैं ये वाले m को बेटा अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m लिख दूं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है भाई। अंडर रूट m से अंडर रूट m कट गया बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच जाएगा, h इंटू अंडर रूट ऑफ 2me इंटू v बच जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डालें, h की वैल्यू डालें 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड, E की वैल्यू डालें 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स, मास की वैल्यू डालें 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। अरे डालना नहीं है ये वैल्यूज को, सिर्फ पेपर में लिखना है, जस्ट टू मेक इम्प्रेशन, है ना, जस्ट टू मेक इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि आपको सब कांस्टेंट की वैल्यूज पता है। आप इस स्टेप के बाद बेटा ये वाला स्टेप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, फिर ये वाली सारी वैल्यूज लिखकर लिखिएगा ऑल द वैल्यूज वी गेट lambda is equals to 12.27 divided by under root V एंगस्ट्रॉम। बेटा आपके पास कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, जब आप सारी वैल्यूज डाल देंगे तो आप फाइनली आंसर लिखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। और यहां पर V क्या है, वेयर V is equals to potential difference
पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने दिया था बेटा किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिससे आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, एक्सेलरेट हुआ था। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल डेरिवेशन है बेटा जो आपको इसमें करके आनी होगी। ठीक है, सीसी है, क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ रहा है तो एक बार हार्ट बना देंगे चैट बॉक्स में इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन। एक बार जल्दी से बेटा हार्ट्स बना देंगे चैट बॉक्स में अगर मजा आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है, 20 क्या बोल रहा है, 20 क्या बोल रहा है, 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Light of the wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम falls on the aluminium surface। एल्यूमिनियम सरफेस पर कितने एंगस्ट्रॉम का बेटा आपके पास फॉल कर रहा है लाइट, लैम्डा की वैल्यू है 2000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2000 एंगस्ट्रॉम। आपको बोला गया है इन एल्यूमिनियम 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेटा वर्क फंक्शन कितना है एल्यूमिनियम का, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बोला जा रहा है फाइंड व्हाट इज विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट एंड द स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक रेंज थी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। बेटा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, 0 हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कम से कम वैल्यू भी लेकर चले बेटा काइनेटिक एनर्जी की तो वो 0 के बराबर हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बेटा काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो सकती है, E इंटू वी नॉट के बराबर हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, E इंटू वी नॉट के बराबर हो सकती है। अब बात ये आती है कि मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू निकालूं कैसे। देखो मुझे अगर पता चल जाए कि जो लाइट फॉल कर रही है वो कितनी एनर्जी की है, मैं उसमें से वर्क फंक्शन को, अगर मैं वर्क फंक्शन को उसमें से क्या कर दूं, बोलो, खत्म कर दूं, तो बेटा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। कितना लाइट एनर्जी लेकर आ रहा था उसमें से मैंने वर्क फंक्शन की एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो रिमेनिंग जो रहेगी वो क्या रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू रह जाएगी। बोलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू रह जाएगी। अब मैं ना पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या निकालूंगी, E की वैल्यू निकालूंगी hc बटा लैम्डा से। बेटा जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है तो h इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, 12400। एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू क्या है, 2000। बट यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है ना वो मिलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट मुझे तो SI यूनिट्स में नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है जूल्स में, बट मुझे किस में वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैल्यू चाहिए। सो बेटा उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, 12400 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइडेड बाई 2000, 0 से 0 गए 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 62। सो बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो जब लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में होता है तो एनर्जी उस केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है। मुझे पता चला कि जो आपके पास लाइट फॉल कर रही थी वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। मैंने लगाया आइंस्टाइन्स जी का इक्वेशन, आइंस्टाइन्स जी का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, H इंटू म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया है, एच म्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। एच म्यू कितना है 6.2, वर्क फंक्शन कितना है 4.2। तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिनिमम कितना है 0 है। सो फास्टेस्ट में कितना आ जाएगा बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट सुपर डुपर क्लियर, इज इट सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताएं। चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक था इलेक्ट्रॉन और एक था अल्फा पार्टिकल, दोनों का डी ब्रॉय वेवलेंथ कर दिया गया बराबर। आपको बोला गया हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जीज रिलेटेड टू ईच अदर। चलो इसे आप पढ़ डाल दिया, बोला कि एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कर दो बराबर। ठीक है, लैम्डा लिया तो इसका भी लैम्डा ले लिया। बोलो दोनों का वेवलेंथ क्या लिया, लैम्डा लैम्डा ले लिया। आपको बोला गया कि आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिश्ता रहेगा अगर
अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर इनका वेवलेंथ बराबर है। अब बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर मैंने इनके वेवलेंस को बराबर करना है तो फॉर्मूला रहता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये है जनरल फॉर्मूला, दिस इज तो जनरल फॉर्मूला। बेटा अगर मैं लैम्डा बराबर कर रही हूँ यानी कि मैं इस वैल्यू को बराबर करूंगी, यानी कि मैं इस वैल्यू को बराबर करूंगी। सो मैंने क्या किया, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेटा h से h मस्त काटा, बोथ द साइड्स कर दी क्या, स्क्वायरिंग, बोथ द साइड्स क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। सो यहां से अगर मैं रिश्ता निकालना चाहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर आ जाएगा। 2 से 2 भी फैक्टर कट जाएगा, बोलो 2 से 2 का फैक्टर भी कट जाएगा, है ना। अब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का कंपैरिजन जानती हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का कंपैरिजन जानती हूँ, मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास का कंपैरिजन जानती हूँ। बेटा मास ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल किस तरीके से लिंक्ड है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या 4 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन मास के बराबर होता है, होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, बेटा मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे लिंक्ड होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल लिखा है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है, यानी कि बेटा इसका क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 1837 टाइम्स। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 7348 आ जाएगा, है ना। 7 4 जा 28, 12 32, ठीक है। सो 7348 टाइम्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 7348 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलिए सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया है सबको, सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अपन मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स A, B एंड C showing the variation of photo current versus collector plate potential for different intensities I1, I2 and I3 having the frequencies mu1, mu2 and mu3 respectively incident on photosensitive surface. Point out the 2 curves for which the incident radiation have the same frequency but different intensities. Different intensity but same frequency, यही बोला ना बेटा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, नहीं, हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, हाँ डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट इंटेंसिटीज तो करंट डिफरेंट होगा, या सिंपली बोलिए सैचुरेशन करंट भी डिफरेंट होगा। और अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे कौन से 2 कर्व्स हैं जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसे कौन से 2 कर्व्स हैं जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है,
तो ए और बी कर्व को देखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, बट इनका I2 एंड I3 बेटा जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट्स है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व ए कॉमा बी विल बी द फाइनल आंसर। कर्व ए कॉमा बी विल बी द फाइनल आंसर। सो इसी के साथ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कीजिए। 200 क्वेश्चन सीरीज में बेटा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करवा रही हूँ। सो आई एम होपिंग कि आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया एंड आप इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके भेजेंगे। एंड इस क्वेश्चन में सिंपली बेटा आपके पास ए और बी कर्व दे रखे हैं, आपको पूछा गया है इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू कौन से कर्व का जो मास होगा वो क्या होगा बेटा, छोटा होगा। सो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से मेरे साथ शेयर करना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एंड आई विल बी गिविंग अ रेड हार्ट ऑन द करेक्ट कमेंट्स। एंड इसी के साथ बेटा एज वी ऑल नो दैट दिवाली इज अराउंड, सो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अड्डा 24/7 आपको कुछ ना दे दिवाली के अवसर पर। अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है स्पिन करो विन करो कॉम्पिटिशन। स्पिन करो विन करो कंपटीशन में क्या होने वाला है, आप जैसे ही अड्डा 24/7 में बेटा ये आपके सामने होम पेज पे आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ इसको स्पिन करेंगे तो जैसे लकी ड्रॉ निकलता है, दिवाली पे बेटा बहुत सारे लकी ड्रॉज निकलते हैं, है ना। लोग कार जीतते हैं, बहुत सारी चीज़ें जीतते हैं। तो आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत क्रूशियल है क्या, आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत क्रूशियल है कि आप एजुकेशन के रिलेटेड ऐसी कोर्सेज के बीच में इनरोल कर सकें जो आपको हेल्प करें आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए और आपका करियर बेटा एकदम सेट करने के लिए। क्योंकि वंस यू आर इनटू अ कॉलेज जो आपको अच्छा बेटा पैकेज प्रोवाइड करवा के देता है, आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लेवल के आते हैं जिनके साथ आपका लेवल मैच हो पाता है। अब जब मैं लेवल की बात बता रही हूँ बेटा, इट इज़ ऑल अबाउट IQ लेवल्स। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जाते हैं जिसमें एवरेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप भी उनके साथ एवरेज बन जाते हैं। बट अगर आप किसी ऐसे बेटा कॉलेज में बैठे, इवन कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ ऑल ऑफ द पीपल आर स्मार्ट इनफ, है ना, उनको सोसाइटी के बारे में अच्छा नॉलेज है बेटा, जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपको भी 10 चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। सो इस चीज़ के लिए बेटा अड्डा 24/7 ने एक इनिशिएटिव लिया है। बिग सिलेक्शन डेज आर गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्पेंड इट, इट्स टाइम फॉर यू टू स्पेंड इट। जो भी बेटा आपका इसमें रिजल्ट आता है उसमें आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगी, ऑलमोस्ट 30% ऑफ तक बेटा आपको ऑन ऑल प्रोडक्ट्स मिलेगा। एंड यूजिंग दिस कोड दैट इज Y549 आपको सारे कोर्सेज में बेटा एडिशनल परसेंटेजेस ऑफ मिलेंगी, 25% से भी ऊपर की रिबेट्स मिलेंगी, है ना। सो अंडर दिस कोड यू विल बी एनरोल अंडर मी एंड इसको आप एज अ दिवाली गिफ्ट भी ले सकते हैं मैम की तरफ से। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, फीस लाइक नेवर बिफोर। आपके जितने भी बैचेस थे, चाहे वो तेजस्वी बैच हो, तेजस्वी साइंस बैच हो, GT का बैच हो, CUT का कोई भी बैच हो, या आपके ई बुक्स हो, या फिर आपकी टेस्ट सीरीज हो, उनके ऊपर बेटा दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड ऑफर। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा इस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि टेक इट एज योर दिवाली गिफ्ट। जैसे ही बेटा दिवाली फिनिश हो जाएगा कोर्सेज का प्राइस दोबारा से हाइक हो जाएगा। सो दिस इज द ब्राइट चांस, आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं कि हमको हमारी सिलेक्शन का गिफ्ट लेकर दो। सो यू कैन इनरोल अंडर द कोर्सेज यूजिंग दिस कोड तेजस्वी साइंस या तेजस्वी लैंग्वेज प्लस GT, आप दोनों में से किसी बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। गो एंड इनरोल इन इट फास्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको इस सेशन के नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको अर्शप्रीत मैम का बेटा कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे करना है, स्कूल K12 कैटेगरी में जाएंगे तो स्कूल K12 कैटेगरी में बेटा ऑन अड्डा 24/7 ऐप आप फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारे नोट्स आपके, इवन कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपके डाउट्स सब बेटा मैं खुद एंटरटेन करती हूँ। मैं खुद वहाँ पर जैसे मुझे टाइम लगता है मैं साथ ही साथ बेटा आपके डाउट्स को सॉल्व करती हूँ। एंड वहाँ पर ही सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं। आज इस वाली क्लास का PDF भी वहीं पर अपलोड होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइंड इन दैट। महापैक्स पर भी अवेलेबल है बेटा, इतना परसेंटेज का ऑफ अगर मिल रहा है दिवाली के अवसर पर, सो दिस इज अ चांस फॉर यू टू एनरोल इन योर ड्रीम बैचेस एंड
स्टडी विद दो स्टूडेंट्स जिनका IQ लेवल आपके साथ मैच करता है, आपको एक कंपटीशन पता चलेगा, ठीक है। सो जितने भी बेटा CUT के भी महापैक्स हैं या फिर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, यूजिंग दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम रिबेट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली ये जो डिस्काउंट्स हैं वो और ज़्यादा हाई मात्रा में आपको मिल रहे हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद मी, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैम हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, वी वांट टू कनेक्ट विद यू, दिस इज द राइट वे, you can mail me on this email ID arshpreet.singh@247.com. I will be connecting with you and thank you so much for attending today's class. Love you all. Happy Diwali in advance. बी श्योर कि आप जो दिवाली मना रहे हैं वो एकदम सेफ है। क्रैकर्स को मत बेटा फोड़िए, है ना। आपको पता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समस्या से लड़ रहे हैं, पॉल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। हमारी जो अर्थ है वो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण सीजन्स आर गेटिंग इफेक्टेड, सारा लाइफ साइकिल इफेक्ट हो रहा है एंड अल्टीमेटली हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम्स कंसिडर अभी हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं, बट आगे वाली जो जनरेशन होगी बेटा वो क्या बोलेगी कि हमारी वाली जनरेशन ने क्या किया, दिवाली पर पटाखे फोड़े। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो या फोड़ो, मैं यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं पास करूँगी, बस इतना ज़रूर बोलूँगी आपको जो अपनी सोसाइटी के लिए, हमारी अर्थ के लिए बेटर लगता है, गो इन दैट डायरेक्शन एंड पीसफुल दिवाली मनाएं। जो एनिमल्स हैं या फिर अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं उनकी प्लीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक केयर करिए इन दिनों में, बिकॉज उनको बेटा इस टाइम पर आपके प्यार की, आपके लव की, बहुत अफेक्शन की बहुत ज़रूरत रहती है, ठीक है। सो बी विद देम एंड विश यू गुड लक, आपके और आपके परिवार को आटा 24/7 की तरफ से एंड फिजिक्स कोर की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सी यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।